अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है और पाकिस्तान रिटेलिएट करता है इस अटैक के रिज़ल्ट में। ये रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि इंटरनेशनल हॉट टॉपिक है। पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री रिप्लाई नहीं दिया है, बल्कि जो ISPR की तरफ से ब्रीफिंग जारी की जाती हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग जारी की जाती हैं, वो बहुत आर्टिकुलेट थी, like never before. तो I do want to give some credit to the caretaker government and of course the army of Pakistan, जिन्होंने इस मामले को अच्छे से हैंडल किया है, इस प्रेशर को होल्ड किया है और स्टिल कर रहे हैं। ये एक सॉर्टेड मामला नहीं है, ये ऑन गोइंग बैटल है अभी जो चल रहा है। एक अटैक तो ईरान ने बौखलाहट में इलॉजिकल अनप्रोवोक्ड तरीके से कर दिया है पाकिस्तान पे, वो फिर से ना कर दे। ऐसे किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस टाइम पाकिस्तान की आर्मी हाई अलर्ट के ऊपर है, हाई रिस्क मौजूद है किसी भी अटैक का। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, हुसैन आमिर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनका जो इंटरव्यू है रॉयटर्स के साथ, उसको मल्टीपल टाइम्स कोट किया है, बहुत लोगों ने किया है, मैंने भी किया था, लेकिन शायद लास्ट टाइम मैंने उसके अंदर एक पॉइंट मिस कर दिया था, तो आई डोंट वांट टू एड्रेस इट नाउ। उनकी इराक और पाकिस्तान के बारे में इसमें बात है कि जी रीजन का फ़ायदा किया है एक्चुअल में ईरान ने, इराक का फ़ायदा किया है, पाकिस्तान का फ़ायदा किया है, पूरे रीजन में ये सिक्योरिटी थ्रेट था जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है ईरान ने, ये उनका कहना था। लेकिन साथ साथ जिस तरह ईरान के एक्शंस के अंदर आपको लॉजिक नज़र नहीं आ रही है, उस तरह उनकी स्टेटमेंट के अंदर भी आपको लॉजिक नहीं नज़र आएगी। क्योंकि हुसैन आमिर एक तरफ कहते हैं कि ईरान इराक के अंदर मोसाद को, ज़ायनिस्ट एजेंडे को, इजराइल को टारगेट किया उन्होंने, और पाकिस्तान में एक ही लाइन में वो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हमने जैशुल अदल को बलूचिस्तान में टारगेट किया है। तो क्या इस वक्त ईरान जो ये जो स्टोरी सेल कर रहा है, जो कवर अप स्टोरी है, विच आई एम श्योर नो बडी इज़ बाइंग राइट नाउ, कि इराक के अंदर मोसाद, इजराइल, और इजराइल ऐसा मुल्क जो इस टाइम मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, तो वो उसको टारगेट करना, उसके साथ आपने जो लॉक होन्स हैं, अभी आपने लड़ाई डाली हुई है जिस भी तरीके से प्रॉक्सी वॉर करता है ईरान, उसमें एक्सपर्ट है वो, तो वो आप एक तरफ कर रहे हैं, और इसी एक ही लाइन में आप इतना चिल और इतने इजी हैं कि पाकिस्तान जो आपका बॉर्डर लगता है, जिसके साथ एटॉमिक पावर मुल्क है, आपको एनिमी नहीं समझता, आपके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके साथ चैनल्स मौजूद हैं उससे बात करने के लिए, और माजी में मिसालें भरी पड़ी हैं जब आप लोगों ने जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं और पाकिस्तान ने आपकी बात सुनी है, उसी मुल्क के साथ जो है आप एक उसके मुल्क के अंदर जाके 400 मीटर अंदर तक आप अटैक कर देते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी लॉजिक, इस एक लाइन में दो बातें करने की, हुसैन आमिर जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान है, उनकी कोई सेंस इस बात में नहीं बनती है। तो पता लग जाता है कि ये कवर स्टोरी है। अब कवर स्टोरी में बात ये है कि मैंने बहुत रिपोर्ट्स देखी, बहुत से एनालिसिस देखे सुने कि एक क्वेश्चन का जवाब मिले, लेकिन मुझे कहीं से भी इसका सेटिस्फैक्ट्री ऐसा आंसर नहीं मिल सका, और वो क्वेश्चन था कि जी व्हाई डिड ईरान डू इट, क्योंकि कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अब फ्यूचर में क्या बनने वाला है, इसकी बहुत सारी डिटेल्ड आंसर्स मौजूद है, इसके बारे में बात हो रही है, होती रहेगी, लेकिन किया क्यों, ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे मूव ऑन नहीं किया जा सकता। और एनालिस्ट की जो कैपेसिटी होती है, ऑब्वियसली जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो थिंक टैंक्स के साथ नहीं बैठ रहा होता, इंटेलिजेंस के साथ बैठ के वो मामलात को सेटल नहीं कर रहा होता, तो उसको नहीं पता होती बहुत चीज़ें। तो जो भी इसके जवाबात मैंने अभी तक सुने हैं, वो अपनी कैपेसिटी में हर एक ने देने की कोशिश की है पाकिस्तान की, बल्कि जो अपनी इंटेलिजेंस है, जो पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज़ हैं, उनको समझ नहीं आई कि इनको हुआ गया अचानक से। 1 घंटा पहले तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि इनके दिमाग में इस किस्म की कोई खुराफात चल रही है ईरान के। लेकिन बहरहाल मेरे ख़्याल में पहले तो एक बात सबसे ज़रूरी वो ये है कि USA ने ईरान को इज़राइल गज़ा वॉर के 1 महीने के बाद 14 नवंबर को आई थिंक फंड्स तो नहीं, सॉरी, उनको उनके जो उनके पैसे थे वो रिलीज़ किए थे, $10 बिलियन। ये जो पैसे हैं ये उनका रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू है इराक से, और वो इस तरीके से उनको मिलता है, सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। तो ये $10 बिलियन की अमाउंट बाइडन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ की जाती है 1 महीने के बाद इज़राइल गज़ा कॉन्फ्लिक्ट के। उनको ये कहा जाता है कि जी हमने नज़र रखी हुई है कि पैसा आपने सिर्फ खाने पीने पे और मेडिसिन पे लगाना है, कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था जो बाइडन को, इस एक्ट के बाद उनकी गवर्नमेंट को, कि वैसे तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट इंक्वायरी चल रही है इस टाइम जो बाइडन पे, उनके बेटे के ऊपर अभी मामला, हंटर बाइडन जो है उनके ऊपर इस वक्त एक्यूजेशंस भी लग गई हैं। लेकिन
इस एक केस के ऊपर भी यूएस अगर चाहे तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट इंक्वायरी कर दे, उनको इम्पीच कर दे इसके अंदर, क्योंकि यूएस का एज सच एट फ्रंट पब्लिक ओपिनियन के लिहाज से ईरान दुश्मन मुल्क है। वैसे तो ईरान बाय डे डेस्परेट होता जा रहा है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा शौक ये है कि वो एक मिलिट्री जो है ना जाइंट बन जाए, मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाए, एटॉमिक पावर उसको चाहिए, और उसके लिए वो बहुत कुछ कर चुका भी है। और अभी वो जो उसकी डेस्परेट एफर्ट्स बढ़ रही हैं, उससे अगर वो यूएस के हाथों में खेल जाता है तो यू नेवर नो। लेकिन बहरहाल अभी इसमें हमास को इसराइल जो है वो फंड करता है, हजबुल्ला को करता है, यमन में हूतीस को करता है, हूतीस यूएसए को भी टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे गुजरते कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। उसमें ईरान जो है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर फंक्शन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर सर पहुंच गए हैं। और उस ऐसे हालात में ये $10 बिलियन भी रिलीज़ होते हैं इनको, और उस नवंबर से अभी तक ईरान जो है इराक, सीरिया, पाकिस्तान में ये एक ट्रियो है जिसके ऊपर इसने बैक टू बैक अटैक किया है। तो ईरान का बेसिक जो एजेंडा है वो ये है कि वो रीजन में पावर बनना चाहता है, एक रीजनल तरीके से एक होल्ड मेंटेन करना चाहता है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ मेरा ख्याल है ईरान ने, एक कोट मैंने पहले भी इसको मेंशन किया था कि जी केओस इज़ अ लैडर, हब्बड़ दब्बड़ एक सीढ़ी होती है, एक बड़ा अच्छा मौका होता है किसका इस्तेमाल करके आप अपने एजेंडे पूरे कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ा बिफिटिंग कोट है, और इस वक्त हमारे रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर भी अप्लाई हो जाता है और ईरान के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ईरान वैसे भी केओस क्रिएट करके मनूवर करना पसंद करता है, प्रॉक्सी तरीके से वॉर्स को करना पसंद करता है, और इस टाइम फ्रंट पे आके पाकिस्तान में उसका ये अटैक करना सिर्फ अपने जो है ना फ्लेक्सिंग द मसल्स, ठीक है जी, एक चेक कर रहा है। और अगर किसी को भी ये लग रहा हो कि पाकिस्तान को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लेना चाहिए था, वो मेरा ख्याल है एक दिन लगा के पाकिस्तान ने इंतज़ार किया इस चीज़ का कि शायद ये अगर प्रॉपर एक अपॉलॉजी होती है, एक अपॉलोजेटिक टोन होती है, सिर्फ वो नहीं चाहिए, आपके मुंह से बोले हुए वर्ड्स चाहिए। तो अगर ये थोड़ी सी इंसान के बच्चों की तरह आता है तो इसको हम नहीं रिटेलिएशन में लेके जाते, मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये हरकत नहीं की। और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट ना करता तो आपके ऊपर ईरान ने नई तरह की कोई प्रॉक्सी वॉर भी लगानी थी, और नेक्स्ट टाइम आपको किसी और नए कॉन्फ्लिक्ट में भी किसी तरीके से भी कभी भी इंगेज करना था, क्योंकि रीजन में इस टाइम ईरान जो है वो नोटिस होना चाह रहा है। एक तो बात ये, इसके जो बेनिफिशरीज बनते हैं यूएसए, ऑफ कोर्स इजराइल, एंड देन देयर इज इंडिया। इंडिया इज ऑलवेज इन द इक्वेशन व्हेन पाकिस्तान इज एट द लॉस। तो पाकिस्तान का जब नुकसान आता है, पाकिस्तान का जब कोई दुश्मन आता है, जब कोई मसला कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इंडिया उसमें बेनिफिशरी हमेशा रहेगा। और इंडिया ने एक्चुअल में अप्रिशिएटिव बिहेवियर रखा है, थोड़ा सा अप्रिशिएटिव टोन रखी है। व्हेन आई गॉट टू नो इन द मॉर्निंग फर्स्ट टाइम कि ये जी अटैक कर दिया है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है ईरान के ऊपर, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द न्यूज़, तो कि कहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है, तो दी ओनली सोर्सेज विच आई वाज एबल टू फाइंड वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स थे, वो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे। तो सबसे पहले ये लोग फ्रंट पे पहुंचे, उन्होंने इस बारे में बात की है। लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान का तो बिफिटिंग रिप्लाई है, और बड़ा अच्छा तरीके से है, बड़ा टाइमली है, और बहुत मेरा ख्याल है एक बड़ा वाइज मूव है। उन्होंने ऐसे ही जाके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम करेंगे अब जवाब, उन्होंने इस तरीके से बात नहीं की है। उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने देखा, और उसके बाद एक कैलकुलेटेड मूव किया विच वाज गुड। एंड अभी भी पाकिस्तान बहुत कैलकुलेटेड ही चल रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मामला सेटल डाउन हो जाए, इसका कोई मिडिल ग्राउंड निकल आए। और अब क्योंकि पाकिस्तान नहीं, सिर्फ ईरान भी नहीं चाहता कि जी एक ऐसा पाकिस्तान के साथ आपका बॉर्डर बने जो कॉन्स्टेंटली जिसको वॉच करना पड़े। और पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की सफारती पोजीशन को एक्सेप्ट किया था दुनिया में जब पाकिस्तान बना था। तो बड़े पुराने ताल्लुकात जाते हैं, लेकिन दोज थिंग्स चेंज्ड। रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अंदर बहुत चीज़ें बदली हैं, उसके बड़े रिलेशंस बदले हैं, उनकी पॉलिसीज़ बदली हैं, उनके स्टाइल बदले हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी रखने के तरीके बदल गए हैं। तो वो अब सच किसी को बहुत क्लोज दोस्त नहीं रखते हैं जिस तरीके से आप बात कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना है। खैर, जो ये ऑपरेशन पाकिस्तान मिलिट्री ने किया है, ईरान के ऊपर रिटेलिएशन की है, इसका नाम रखा गया था कि मर्गबार सरमचार, विच मीन्स डेथ टू द फ्रीडम फाइटर्स। पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग इस टाइम ट्रेंडिंग पे है वो है मर्गबार ईरान
डेथ टू ईरान। तो क्या ये सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर ईरान चाह रहा था कि पाकिस्तान के जनरल पब्लिक के अंदर इस तरह की नफरत आपके लिए आ जाए? क्या आपको लगता है ये एक पॉजिटिव आउटकम है? क्योंकि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिज्यूम करना चाहता है आपके साथ, एक डायलॉग चाहता है। क्या ईरान इस चीज़ के लिए विलिंग है? क्या ईरान के अंदर इतनी थोड़ी सी सेंस आई है कि ये चीज़ दोनों मुल्कों के फ़ायदे में किसी भी लिहाज से नहीं जाएगी? एंड जो बेनिफिशरीज़ हैं इस सारी चीज़ के, इंडिया, यूएसए और इज़राइल, वो इसके ऊपर जो इन दो मुल्कों की इस राइवलरी से फ़ायदा उठाएंगे, रीजन को और ज़्यादा इजीली मैनिपुलेट कर सकेंगे। चाइना के लिए जो काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया को वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पाकिस्तान को चाइना से और दूर करना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो और इजी टू मैनेज हो जाएंगी अथॉरिटी, ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए। साथ साथ हर दफ़ा ये बात मेंशन करते हैं कि जी ईरान और पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपना फ़ायदा सोचना चाहिए, दे बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज़। तो मेरा एक कंसर्न पहले भी था ईरान को लेके, बट अब वो खुद आ गया कि जी मुझे इन डेप्थ स्टडी करो। तो ईरान की तो जितनी भी अभी तक डायरेक्ट अटैक्स या डायरेक्टली अगर वो किसी को डैमेज कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है तो वो तो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। जहाँ पर उसकी प्रॉक्सीज चल रही हैं वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। वेस्ट के लिए उसके बहुत बड़े डायलॉग्स तो मौजूद हैं, इसराइल के लिए भी ईरान के पास बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लिहाज से उसकी वहाँ तक आई डोंट नो रसाई नहीं है अभी तक। लेकिन जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ में भी उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए, उसने अपनी जो है ना एक्सेस बना ली है वहाँ तक। असूलन तो उसकी पाकिस्तान तक भी रसाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, गल्फ़ कंट्रीज़, गज़ा और ये सारे जो मुल्क हैं ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इसके बाद पाकिस्तान तक ईरान का पहुंचना मेरे इस कंसर्न को उसने बढ़ा दिया है कि ईरान अगर ये जो मिलिट्री माइट बनने के ख्वाब देखता है अपने आप को, अभी तो वो जकड़ा हुआ है बहुत सी सैंक्शंस में, हथकड़ियाँ लगी होती हैं जैसे किसी को, तो इन चीज़ों से निकल के ईरान किस तरह का, क्या एक रिलायबल मुस्लिम स्टेट बन सकता है? वो क्या वो एक रिलायबल नेबर बन सकता है? क्या वो एक रिलायबल तरीके से रीजन में अगर उसको पावर दे दी जाती है तो वो एक इस तरीके से उसको हैंडल कर सकता है कि उसके ऊपर आप भरोसा कर सके कि ये इसको अपने सिर्फ मफाद के लिए और अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान मेंशन करते हैं कि जी सफारती जो स्टेटस पाकिस्तान का था, सबसे पहले ईरान ने उसको एक्सेप्ट किया था जब पाकिस्तान बना था। पोस्ट रेवोल्यूशन जो ईरान है वो बहुत मुख्तलिफ है उस ईरान से जिसकी आप बात करते हैं। उसकी पॉलिसी, उसके पॉलिटिकल गेन्स, उसके एजेंडे, उसकी हर चीज़, जो उसके ड्रीम्स हैं, वो उस पिछले ईरान से बहुत मुख्तलिफ है। ये वाला ईरान जो रेवोल्यूशन के बाद बना है वो आपका खुल के अगर दुश्मन नहीं रहा तो वो आपका कभी, पाकिस्तान का कभी खुल के दोस्त भी नहीं बना है। इस रिटेलिएशन से उसने एज अ मुस्लिम स्टेट अपने कंसर्न्स बढ़ा दिए हैं, उसने अपने कंसर्न्स इस तरीके से भी बढ़ा दिए हैं कि ये एक ब्रदरली स्टेट भी बन सकता है, एक नेबर स्टेट कितनी अच्छी बन सकता है। हर लिहाज से इसकी स्क्रूटनी करने की अब ज़रूरत है। और अगर आपका डायलॉग इसके साथ बन भी जाता है पाकिस्तान का, तो ये आपके उसके साथ ताल्लुकात वैसे पुराने वाले फिर से नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस सारी चीज़ को लेके जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है इफ़ेक्ट आएगा वो ये है कि बलूचिस्तान का जो इस टाइम बलोच प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में चल रहा है, महारंग बलोच जिसको वो लीड कर रही हैं, उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी। उसमें शायद कुछ चीज़ें, आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर सो मैनी विक्टिम्स उस प्रोटेस्ट में। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा सफरिंग है और इसको एड्रेस होना चाहिए। दोनों ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मामलात को, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनको उनकी वॉइस जो है दैट शुड बी हर्ड। बट देन अगैन हर जगह पे बीच में जो है ना ब्लैक शीप मौजूद होती हैं और एजेंडा मौजूद होते हैं। इलेक्शंस के दिनों में पाकिस्तान की इतनी इंस्टेबिलिटी के टाइम में बलोच प्रोटेस्ट का शुरू होना भी एक क्वेश्चन था। वैसे तो उसको कभी शुरू होना भी नहीं चाहिए था, आपको बलूचिस्तान में जाकर उनके मामलात को हल करना चाहिए था। लेकिन अभी इस सारे मामले के बाद इस इस्लामाबाद में होते बलोच प्रोटेस्ट में जो मारंग बलोच लीड कर रही हैं उसके बारे में वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, मुझे लगता है उसमें इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अगर वो वीक नहीं भी होता तो उसको वीक बनाने की कोशिश की जा सकती है। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।